हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी सीरीज़ में हम अभी चल रहे हैं ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8। तो क्लास 7 में हमारा चल रहा है अभी चैप्टर 8 और इससे पहले क्लास 6 आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। क्लास 7 का हम चैप्टर 8 देख रहे हैं और 2 चैप्टर और है, इसके बाद पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा चैप्टर 7, क्लास 7। ठीक है, तो आपने नहीं देखा है तो पक्का से आप जाके देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी को आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का आप टीचिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी का आयोग स्तर पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जो है ये इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में बताया गया है। आप देखेंगे क्लास 6 से चैप्टर 1 से ही पूरा फैक्चुअल आपको बताया गया है और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ के। आज का जो चैप्टर है इसमें हम अमेजन नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी क्या जीविका रही है, क्या इसका जलवायु है, वर्षावन किस प्रकार के रहे हैं, किस प्रकार के पौधे पक्षी पशु यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वर्षावन के जो निवासी हैं उनका जीवन बताया गया है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पर भी बात किया गया, जिसके अंदर उसमें कौन से अक्षांश पर निर्धारित है या फिर सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो बिल्कुल आपको एक भी मिनट स्किप नहीं करना है। एक एक पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने हाईलाइट कर दी है ताकि आप इसका नोट्स बहुत अच्छे से बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। अगर आप ये मान के चलिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक पूरा एनसीईआरटी ज्योग्राफी ख़त्म कर लेते हैं और बहुत अच्छे से इसका नोट्स आप एक बार बना लेंगे, फिर आपको कोई भी अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में सबसे अच्छे से अगर कुछ दिया है तो वो है आपका ज्योग्राफी। हिस्ट्री के लिए मैं आपको डिटेल से क्लासेस करवा रही हूँ, तो वो आप ज़रूर देखते रहिए। वहाँ पे क्या है, आपका अभी एशियंट हिस्ट्री चल रहा है, एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा, पूरा थ्योरी चल रहा है। बेहतरीन तरीके से हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलेगा उसमें। तो अभी हमने उसमें पूरा पाषाण कालीन को बहुत अच्छे से थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट किया हुआ है प्रैक्टिस के साथ, और अभी हम उसमें हड़प्पा सभ्यता को लेके चल रहे हैं, तो वो भी कंप्लीट आपको देखते रहना है। साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी भी कराया जा रहा है, सो दैट कि हम बहुत ही कम समय में अच्छे से बेहतरीन तैयारी करवा सके। और हिंदी साहित्य को लेकर के बहुत सारे लोगों का था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाए, तो मैंने आपको लगभग 1000 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं अब तक, तो ज़रूर से ज़रूर उसको प्रैक्टिस कीजिए अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना कुछ मैंने आपको करवा दिया है और यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं। मानव पर्यावरण पे संबंधित क्या है, तो यहाँ पे ये तो आपका कुछ इम्पोर्टेंट वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो रही है जिसको हम जोड़ते हैं आगे चल के। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर जो आपका 8 है, 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7 में, जिसके अंदर विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में आप जानेंगे, जहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। अभी देखिए अमेजन बेसिन में जीवन किस प्रकार से आपका है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि ये आपके किस जो आपका स्थिति है यहाँ से पूछा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। जैसे ये आपका पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पे आपको पता है कि कर्क रेखा और इधर है आपका मकर रेखा और ये है आपका इक्वेटर। तो ये भूमध्य जो रेखा है यहाँ पे, ये बीच का पार्ट, ये आपका पूरा क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये पार्ट है पूरा, ये क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर है? ये सब बातें मैं आपको बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको यही कहूँगी, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो बीपीएससी की किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो समझिए आपका 8 मार्क्स जो है आपका जीएस में पूछा जाता है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, प्लस जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनका भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा के 80, यहाँ पे देखिए 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को ही भूमध्य रेखा प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और ये किस नदी बेसिन प्रदेश से बहकर जाती है ये आपको बताना है। तो अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है, ये जो आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा सकता है, नोट कीजिएगा
कि अमेजन नदी आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर के बहती है। दूसरा पॉइंट आप क्या नोट करेंगे, देखिए कोई भी नदी किसी अन्य जल राशि से जब मिलती है तो उसी नदी के मिलने के पहले वो जो क्या करती है, मुहाना बनाती है। और अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिल करके अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। जब बहुत सारी सहायक नदियाँ उसमें मिलती है तो ये अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अब अमेजन नदी है, यहाँ पे देखिए कौन कहाँ से किस किस से होकर के गुजरती है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, ये बहुत ज़्यादा आपके ऑप्शंस में आता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, तो ये सब से होकर के गुजरती है। वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अमेजन नाम किस प्रकार से पड़ा, तो एक बार इसको भी देख लेंगे, क्योंकि कई बार जो है ना आपका फैक्चुअल चीज़ें पूछा जाता है, कई बार आपका उसके संबंधित प्रश्न आपसे पंक्तियों में पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट आधारित प्रश्न, तो इसके बारे में भी एक बार जान लीजिए। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। जो वहाँ के जो भी स्थानीय जो लोग रहते हैं उनकी बात की जा रही है। तो इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य में एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दिया और इसी प्रकार से वहाँ का जो नाम पड़ा अमेजन पड़ा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जो है सहायक नदियाँ तो आप जान ही रहे हैं किसे कहते हैं, हम काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपको ध्यान रखना है एक बात इसमें कि यहाँ पे अमेजन बेसिन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब देखिए जलवायु किस प्रकार की रहती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से अमेजन नदी बेसिन से संबंधित सही है या सही नहीं है, और फिर आपको पंक्ति दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, और लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इस पूरे चैप्टर से आपने समझा है या नहीं, या आप एक एनालिसिस कर पाइएगा। तो लास्ट के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी, उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे, सबको डॉट डॉट दे के नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, छोटा छोटा आपको नोट बनाना है, बहुत इतना भारी भरकम आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखेंगे जलवायु गर्म एवं नम, ठीक है। यहाँ का मौसम क्या होता है, दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। आर्द्र होता है मतलब ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वहाँ पे रहता है और शरीर जो है चिपचिपाहट महसूस होती है वहाँ पे। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होता है और रात का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है, मतलब आर्द्रता जो है वो सुबह और दोपहर शाम रात हमेशा एक जैसा, दिन एवं रात दोनों समय में एक जैसा ही आर्द्रता बना रहता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जलवायु से संबंधित पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए वर्षा वन से संबंधित प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जो भूमि है वो सघन वन उग जाते हैं वहाँ पे। सघन मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पे सघन होते हैं ये, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा घनी जो है यहाँ पे रहती हैं प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पे जो आप देखेंगे। इस प्रकार से पत्तियाँ जो होते हैं वो शाखाएं एकदम छत सी बन जाती है और सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल तक नहीं पहुँचता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम यहाँ से आपका ऑप्शन में उठा के दे दिया गया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसी वजह से छत सी बन जाती है पत्तियों तथा शाखाएं, क्योंकि एकदम उलझी हुई होती है, पूरा सघन होते हैं इन द सेंस कि ये पूरा आपके फैले हुए नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, ठीक है।
और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो नीचे नहीं आ पाता है। यहाँ की जो भूमि है वो प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है और केवल यही वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ उपज सकती हैं? जो छाया में, यानी कि सूर्य का प्रकाश अगर वहाँ पे ना भी आए तो भी वनस्पति उग जाए, इस प्रकार की क्षमता जिस पौधे में होगी वही उसी प्रकार की वनस्पति वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसी में परजीवी पौधे के रूप में दो है जो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, आर्किड और ब्रोमीलॉयड। ये दो नाम आपको नोट करना है। ये परजीवी पौधे हैं और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अमेजन 1 है यहाँ पे आपका, इसी प्रकार से ये रहता है। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, वहाँ पे प्राणी भी बहुत तरह के पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, अनेक अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे जो है पशु पक्षी पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी, और ये देखिए टूकन इस प्रकार से कुछ दिखता है। और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। और अब हम पशु की बात करें तो प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, स्लॉथ को आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा सीटेट के टाइम पे, तो स्लॉथ हो गया। चींटी खाने वाले टैपिर, टैपिर इसे कहते हैं, ये क्या खाता है? चींटी खाता है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी यहाँ पे पाई जाती, जैसे मगरमच्छ, सांप, अजगर और एनाकोंडा और बोआ की कुछ प्रजातियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो पशु पक्षी पशु, इसको ज़रूर आप नोट करेंगे, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बन जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। तो मांस खाने वाली पिरान्या मछली है एक, ये आपका याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, मतलब यहाँ पे जैव विविधता बहुत ही प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। वर्षावन के निवासी में क्या आएगा आपका? तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष जो है वो शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं, जैसे कि टैपियोका यहाँ की प्रमुख फसल में आएगा। अनानास, शकरकंद उगाते हैं ये लोग, टैपियोका, अनानास और शकरकंद, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा, तो ये लोग क्या खाएंगे? तो टैपियोका, अनानास और शकरकंद ये उगाते हैं। और ऐसे में महिलाएं हैं अपनी उगाई गई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन और दहन पद्धति, कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से इसको जाना होगा, एक बार हम यहाँ पे देख भी लेंगे। कर्तन एवं दहन पद्धति, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं और इसके बाद इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े में बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों में अभाव हो जाता है। देखिए पंक्ति में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है, कर्तन एवं दहन प्रणाली से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें आप इसको नोट कर लेंगे। इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसे बाद में फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और इस बीच जो पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं, इस प्रकार मिट्टी में पुनः ये उपजाऊ हो जाते हैं मिल करके, और तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोतते हैं। तो ये इनका टेक्निक है दहन, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। इनका मुख्य आहार क्या है? मैनियोक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसे नगदी फसल भी यहाँ पे उगाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको आप नोट करेंगे। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं।
जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते, तो वहाँ पे जो बड़े अपार्टमेंट है उसको क्या कहते हैं, मलोका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट करेंगे। जितनी भी चीज़ें हाईलाइट की है ना वो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, सपाट नहीं होती है, तीव्र छत ढलान वाली होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग का ही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ से वे पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार की चीज़ें होने लगी। पहले सिर्फ और सिर्फ वन थे यहाँ पे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे देखिए कुछ लोगों ने खेती करना शुरू किया, पेड़ पौधे हैं, वन भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पशुपालन, ये सब थोड़ा बहुत घर द्वार भी बनाए गए। फिर देखिए आप इसके और इधर आएंगे तो वन बहुत कम बच गए, और इधर ज़्यादातर आप देखेंगे घर द्वार बन गए हैं, खेती हो रही है, पशुपालक वगैरह हैं। तो इस प्रकार से बदलते जा रहा था स्वरूप। और ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन में वर्षा वन का भाग जो है, बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे प्रभावित होती है। अब हमने अभी तक अमेजन नदी से संबंधित चीज़ों को देखा, जिसके अंदर उनको वहाँ का जीवन, जलवायु, वर्षा वन, पौधे, पशु पक्षी, जो वहाँ के निवासी हैं, क्या वहाँ की धारणाएं हैं, वो सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, तो ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये भारत के दृष्टिकोण से है, क्योंकि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ ही मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे उपोष्ण में हमने उष्णकटिबंधीय देख लिया, अब यहाँ पे उपोष्ण आ जाता है। तो उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। और घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसे गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जिसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को हम ढूंढ, अब यहाँ पे देखिए एटलस भी आपको दिया गया है ताकि आप यहाँ पे देख सकें और यहाँ से आप नाम खोज सकें, है ना। आप देखिए इधर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आपकी इंडिया में प्रवेश करती है, और गंगा नदी भी है इधर से आती है। तो यहाँ पे आपका बेसिन का निर्माण करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा का जो है ये मुख्य विशेषता अगर पूछा जाए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, तो क्या हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि इनके फलस्वरूप जो है सुंदरवन डेल्टा ही देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप बिल्कुल आपको ऐसे करके नोट करते जाना है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। अब देखिए यहाँ पे बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण के आधार पे जो पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है इसमें। तीव्र ढाल वाली पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ मिलती है। इस प्रकार से फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध हो जाती है, और यहाँ के जो मुख्य व्यवसाय है वो आपका कृषि हो जाएगा, जहाँ पे धान सबसे इम्पॉर्टेंट है, धान यहाँ की मुख्य फसल है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, और यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। और यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसलों की बात करें तो गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा
गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती। नगदी फसल के अंदर आएगा आपका गन्ना एवं जूट। जब हम कृषि चैप्टर करेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अब देखिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि किस जगह पे क्या इम्पोर्टेंट है, किससे संबंधित है, तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान, बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाएं आपको पता है, यहाँ पे देखिए पिक्चर भी बना होगा, इधर होगा, आपको दिखाऊंगी मैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा यहाँ पे ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है। सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। तो ये आपके कुछ वनस्पति यहाँ पे बताए गए हैं। बेसिन में विविध प्रकार की जो है वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी, बाघ, हिरन, बंदर सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव, और एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू, कतला और हिल्सा, ये 3 मछली हैं प्रजाति लोकप्रिय। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में बहुत मुख्य आहार के रूप में देखा जाता है। देखिए कृषि में इस प्रकार की एक कृषि होती है वेदिका कृषि। देखिए ढलान बना हुआ है, इस प्रकार से कृषि होती है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, धीरे धीरे जो है जल आपका पूरे एरिया में जा सके, तो ये वेदिका कृषि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी बताया गया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। इसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजाति को नष्ट कर देती है। मतलब इस प्रकार की अगर मछली पाई जा रही, डॉल्फिन अगर पाई जा रही है, तो वहाँ का पानी आपका स्वच्छ है, ये आपका कहने को बोल रहा है। अब यहाँ पे एक जीविका, कैसे झील एक जीविका का साधन है वो यहाँ पे दिया गया है कि एक मछुआरे के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है उसको हमने हाईलाइट किया है, देख लीजिए। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार होते हैं, जिसमें खरपतवार का ही नाम है वैलिनेरिया और हाइड्रिला, मछलियों का भोजन बनते हैं। ठीक है, ये आपके खरपतवार हैं एक प्रकार से। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इन जमीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी जो है, नदी में खाने, पकड़ने, बेचने काफ़ी मछलियाँ उन्हें हो जाती है बेचने के लिए, और इस प्रकार से उनका यहाँ पे जीविका उपार्जन होता है। एक पॉइंट यहाँ पे आपका दिया है, देखिए, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार ऐसे कॉमन ही पूछ लिया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन कब आपका इसका शुभारंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा ये डेट आप 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर आप गांधी जी के तिथि से याद रख सकते हैं, और 2014 में मोदी जी आए थे, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं बीजेपी की सरकार बनी थी 2014 में, मोदी जी की सरकार, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको जगह दिया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित है। पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि निम्न में से कौन सा जो शहर या कस्बा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के अंतर्गत आता है, तो इलाहाबाद,
कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं, नमामि गंगे भी आपको ध्यान रखना, एक कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया था। तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे किस उद्देश्य से लाया गया। तो याद रखिएगा, गंगा नदी के संरक्षण के उद्देश्य से लाया गया था। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है और यहाँ पे देखिए 4 मार्ग बताए गए हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नदी के तटीय लोग जो है वो जल मार्ग से भी जाते हैं। कोलकाता का हुगली नदी महत्वपूर्ण पतन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुगली नदी आपका पूछा जाता है तो कोलकाता में है, ये भी आपको याद रखना है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है, मतलब यहाँ पे पर्यटन का एक केंद्र है। क्या क्या जगह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको आप नोट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल, सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे, आगरा में कौन सा, मतलब किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। और ताजमहल इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ में इमामबाड़ा, इमामबाड़ा काफ़ी बार पूछा गया आपका, कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति के कई दार्शनिक स्थल हैं। ऐसे कुछ स्पॉट्स हैं जो पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे जो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको ज़रूर आप एक बार बनाएंगे। टूकन क्या है, देखिए आपको बताया गया है, पक्षी है, पशु है, फसल है, क्या है। मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है। देखिए आपने अगर पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा है तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से आप बना देंगे। और ये मिलान करने वाला क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बनाना है। पूरी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन एक बार दिखा रही हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये याद रखिए कि ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक बूस्टअप मिलेगा कि हाँ, जो भी समय आपने देख के अभी यहाँ पे पूरा ये चैप्टर को समझा है, इसका आंसर आप बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूरा NCERT 12th तक अगर आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको निश्चिंत होकर के बस उसी को रिवीजन करना होगा। तो समय आपके पास है, अच्छे से इसका सदुपयोग कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बोलना भूल जाती हूँ, बस ये आपका काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। धन्यवाद।